स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। बच्चों, हम हमारा 8th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका इंडिया में, भारत में आना शुरू हो गया था और बंगाल में किस तरह से व्यापार की शुरुआत की थी। फिर व्यापार के बाद में युद्धों तक ये बात कैसे पहुंच गई, और इसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद में कंपनी के जो अफसर थे उन्हें नवाबगिरी मिल गई थी, नवाब बन गए थे, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और कंपनी का शासन है जो किस तरह से फैला था भारत में, भारत के अधिकतर हिस्सों पर, और ऐसे कौन कौन से अन्य शासक थे जिन्होंने इसको रोकने की भी कोशिश की थी, जैसे टीपू सुल्तान के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसी चैप्टर का जो है वो है मराठों से लड़ाई। ठीक है, टीपू सुल्तान के बाद में जब टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, उसके बाद में मराठों से लड़ाई कैसे हुई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लग गई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। उसने कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार क्या थे, एक पेशवा के अंतर्गत, मतलब ये इनके जो सरदार थे उनका भी एक मुख्य सर्वोच्च मंत्री होता था, जिसे क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी, मतलब एक कन्फेडरेंसी जिसे राज्य मंडल कहा गया, उसके सदस्य होते थे ये जो सारे थे। ठीक है, सारे राजवंश इसके सदस्य होते थे, एक राज्य मंडल के, और इनका सर्वोच्च मंत्री होता था पेशवा। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और क्या थे, राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कंपनी के जैसे जैसे इनके साथ युद्ध हुए तो मराठे क्या हुए, हारने लग गए। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। 1782 में कौन सी संधि हुई, सालाबाई संधि, जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला। इसका नतीजा क्या हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली के सहित कई भूभाग थे जो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। मतलब ऐसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, भारत के अधिकतर हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। अंततः 1817 से 19 के तीसरे मराठा युद्ध, अंग्रेज और मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति चला रही थी, उस पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे। इन्होंने एक नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी इन्होंने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी। कंपनी का क्या दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, मतलब कंपनी क्या मानते थे, वो ही सबसे सर्वोच्च है, उनकी सत्ता सबसे ऊंची है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करना और उनको अधिग्रहण की धमकी देना, मतलब अधिग्रहण मतलब अपने कब्जे में कर लेना, या फिर उनको इसकी धमकी देना, इसका अधिकार वे अपने पास से रखती थी। कौन, कंपनी रखती थी। मतलब हो गई ना सर्वोच्च, खुद को मानती थी, भारत के राज्यों को नहीं, स्वयं को सर्वोच्च मानती थी कंपनी। ये सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में भी दिखाई देती रही, लेकिन ये प्रक्रिया रोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर एक जगह का नाम है जो फिलहाल कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है,
कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा, किसने, जब कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने कित्तूर को अपनी कब्जे में लेने की कोशिश की तो रानी चेन्नम्मा जो थी उन्होंने क्या किया, हथियार उठाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर की संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने भी ये प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़ के क्या किया, फांसी पर लटका दिया 1830 में। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस किताब में आपको पढ़ने में आगे मिलेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। क्या डर था कंपनी को कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल गया, मतलब रूस से डर था इसको, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि क्या ऐसा ना हो कि कहीं उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ले ले। कौन, रूस। इसी के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। कौन सा शासन, अप्रत्यक्ष कंपनी शासन। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। पंजाब की बारी थी। अब यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। देखो कैसे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भारत के हर एक क्षेत्र में अपना कब्जा कर लिया। दक्षिण में कर लिया था, विंध्य के एरिया में कर लिया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने किस पे कर लिया था, पूर्व के इलाकों पे भी हो गया था, और फिर अब पश्चिम में जैसे अफगानिस्तान के साथ बाद में पंजाब, सिंध, इन पे भी कब्जा कर लिया था, अधिग्रहण स्थापित कर लिया था। विलय की नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम। इसके बाद कौन आए, लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने कौन सी नीति अपनाई, विलय की नीति। ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है, मतलब किसी भी शासक की यदि मौत हो जाए, उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। मतलब किसी की, राजा की कोई संतान ना हो और वे राजा की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, अब कोई वारिस नहीं होगा उसकी गद्दी संभालने वाला, तो क्या होगा, उसकी रियासत को वो अपने कब्जे में ले लेगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी वो उसकी रियासत। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे सतारा है, बहुत सारी रियासतें, सतारा हो गई, संबलपुर हो गई, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से, मतलब इसके लिए क्या कहा उन्होंने, अब एक तर्क दिया उन्होंने कि अवध की जनता जो थी वो नवाब के कुशासन से बड़ी परेशान थी। नवाब का शासन सही नहीं था, मतलब उसको बचाने के लिए, आज़ाद करवाने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने इसको कब्जे में करने के लिए मजबूर हो गए। मतलब किस तरह से बात को इन्होंने पलट दिया। ठीक, ओके। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देख के लोगों में गुस्सा बढ़ गया। मतलब नवाब तो सही था, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, कुशासन था उसका, शासन ठीक नहीं था, लोगों को परेशान करता था, इसलिए हमने कर्तव्य अपना ये था हमारा कि हम लोगों को इससे छुड़वाना चाहते थे, एक तरह से लोगों को बचाना चाहते थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको अपने कब्जे में कर लिया अवध को। लेकिन लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह, जो 1857 क्रांति है, उसमें शामिल हो गए थे। ठीक है बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है ये अभी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली इस चैप्टर के कुछ और पार्ट्स हैं, अभी नए शासन की स्थापना है, जैसे बाकी है ये वाला जो टॉपिक है, बट ये टॉपिक आपके सिलेबस से क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है, हट गया है। ठीक है, जो सिलेबस में आएगा हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये फिर आपका जो चैप्टर है यही कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।